भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, आप जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान नवजोत जी, श्याम जादू जी, डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमान आर के सिन्हा जी, भाई मनोज तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव अभियान के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग स्थानों पर मैं गया हूं। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव बहुत देखे हैं। आमतौर पर चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं, राजनीतिक दल लड़ते हैं, कभी कभार उनके समर्थक ज्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं, वो न सिर्फ उम्मीदवार लड़ रहे हैं, न सिर्फ पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन यह चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। मतदाता खुद चुनाव लड़े, ये लोकतंत्र की सर्वोत्तम स्थिति है। भाइयों बहनों, चुनाव ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, ये लोक शिक्षा का अवसर होता है। राजनीतिक दलों ने अपनी बात लोगों के बीच जाकर के करनी होती है, अपने काम का हिसाब देना होता है, पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं ये चुनाव ऐसे देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके गांव गांव जाकर के अपने काम का हिसाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी आशीर्वाद यात्रा लेकर के हजारों किलोमीटर तक 2-2 महीने तक घूम करके जनता जनार्दन को अपना हिसाब दे रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान, ये दिल्ली, यहां पे शहंशाहों का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है, वो जनता को हिसाब देने को तैयार नहीं है, जनता को जवाब देने को
तैयार नहीं। आप लोकतंत्र में आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता में जाकर के अपने काम का हिसाब दो। भाइयों बहनों, आज देश की जनता राजनीतिक दलों को भली भांति समझने लगी है, उनके आचरण को जानने लगी है, और आप जनता से पीछा छुड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, ये दिल्ली में ये भारत सरकार के इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली में आकर के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने आकर के सभा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां की जनता को अपना हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपसे डर रहे हैं। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जाकर के तो आंख में धूल झोंक पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले उनको पहचान गए हैं, और इसलिए दिल्ली के लोगों की आंख में धूल झोंकने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे हैं। भाइयों बहनों, इतना बड़ा चुनाव है, 4 राज्यों 5 राज्यों का चुनाव एक छोटी बात नहीं है। आप मुझे कहिए, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? जरा मुझे ताकत से बताइए, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के संबंध में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मिजोरम, एक भी चुनाव में एक कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज गए, महंगाई का न बोलने को तैयार नहीं है, न बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? यहां का व्यक्ति आपकी नीतियों के कारण परेशान है, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? और ऊपर से ये फैशन हो गई है, और मेरे मीडिया के मित्रों को मैं प्रार्थना करता हूं, फैशन हो गई है, चुनाव दिल्ली का चल रहा है, जवाब मोदी का गुजरात की सरकार का मांगा जा रहा है। चुनाव राजस्थान का चल रहा है, जवाब मोदी की गुजरात की सरकार का मांगा जा रहा है। अरे दिल्ली के शहंशाहों, ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कमरे में बंद बैठ करके ये जो गाली गलौज कर रहे हो ना, ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हो, ये सारे आरोप 1 साल पहले जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव था, आप लगा चुके हो, सारी गंध फैलाने की कोशिश कर चुके हो। आपने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात की जनता ने बार बार आपको परास्त किया है, और इसलिए देश के और लोगों के सामने झूठ फैला करके, गलत बातें बता करके आप कुछ कमाई कर लोगे, वो जमाना चला गया। जनता को आपकी बातों में भरोसा नहीं है, आपके शब्दों में विश्वास नहीं है। आप अपने बातों के कारण विश्वास को खो चुके हो। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, लोग कभी कभी हमको पूछते हैं, अच्छा मोदी जी, ये कांग्रेस की आलोचना वाले तरह बहुत हो गई। देखिए, कांग्रेस के पास एक बढ़िया टोली है, वो कांग्रेस के झंडे वंडे लेकर के नहीं निकलते, लेकिन पूरी तरह कांग्रेस का रक्षा कवच बन करके बैठ जाते हैं। कांग्रेस पे हमला हो जाए तो बचाने के लिए दीवार बना लेते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा एलिट मानते हैं। ये लोग क्या कहते हैं आजकल? अच्छा भाई मोदी जी, ये तो बराबर है, लेकिन मोदी जी आपका विजन क्या है, ऐसा पूछते हैं। आपका विजन क्या है, ऐसा पूछते हैं। कांग्रेस को पूछते नहीं है कि आपने देश को बर्बाद किया,
बाहर निकलने का कोई रास्ता है वो तो बताओ। नहीं पूछते हैं, मोदी को पूछते हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक तो उनको सीरियसली लगता है कि शायद भाजपा दिल्ली में आ रही है, तो अच्छी बात है, और कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस को बचाना है तो मोदी पे हमला बोल तो रहो, गाड़ी चल जाएगी। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इस देश में जब आपातकाल के बाद सरकार बनी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, क्या इस देश में महंगाई बढ़ी थी? जो पुरानी उम्र के लोग होंगे उनको मालूम होगा महंगाई बढ़ी थी। भाइयों बहनों, इतनी संयुक्त सरकार अनेक दलों का मिलकर के जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में एक व्यवस्था खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने गरीब के तरफ चिंता की थी और एक नया पैसा महंगाई बढ़ने नहीं दी थी। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी महंगाई बढ़ी थी, अटल जी की सरकार थी तब महंगाई बढ़ी थी। आप जो भी पॉलिटिकल पंडित हो, अर्थशास्त्री हो, जरा देख लेना, हिंदुस्तान में जब जब समर्थ विपक्ष की सरकार बनी है, इस देश में कभी महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई तब बढ़ी है जब कांग्रेस का मिशन शुरू होता है। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये गरीब की मजाक कैसे उड़ाते हैं? आप मुझे कहिए भैया, अगर बिहार का विकास पिछले 7 साल में हुआ होता तो बिहार के लोगों को बिहार छोड़ करके दिल्ली आना पड़ता क्या? ये पाप किसने किया? ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ करके, गांव खेत खलिहान छोड़ करके, यार दोस्तों को छोड़ करके यहां पर जिंदगी जीने के लिए आना पड़ता, ऐसा हुआ होता क्या? ये आपके पापों का परिणाम है कि 7 साल तक आपने हिंदुस्तान के विकास को अपना काम माना नहीं, वोट बैंक की राजनीति करके आप सत्ता हथियाने में मशगूल रहे। उसी का परिणाम है कि आज ये संकट पैदा होते हैं और आपको ये संकट लगते हैं। भाइयों बहनों, मैं सूरत की बात बताना चाहता हूं। मेरे सूरत में जनसंख्या पिछले 20 साल में ही बढ़ी है। पहले सूरत 5-6 लाख की जनसंख्या का शहर हुआ करता था, आज वो 50 लाख के ऊपर चला जा रहा है। सबसे ज्यादा उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र से लोग वहां रोजी रोटी कमाने आते हैं। उसके बावजूद भी सारे देश में स्वच्छ सुंदर शहर का इनाम गया तो सूरत शहर को गया और भारत सरकार ने दिया। क्या बाहर के लोग आए तो उनको मेहमान नवाजी नहीं हो सकती क्या? उनको प्यार से रखा नहीं जा सकता क्या? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है क्या? लेकिन इनको करना नहीं है भाइयों बहनों। और क्यों नहीं हो रहा है? मुद्दा नीति का नहीं है दोस्तों, मुद्दा नीयत का है, नीयत का। इनकी नीयत देखिए, लोगों को लगता है कि नीतियों की समस्या है, नीतियों की समस्या नहीं, नीयत की समस्या सबसे बड़ी है। इनकी नीयत क्या है? आप देखिए, महंगाई बढ़ी है तो सही है ना भैया? जरा जवाब तो दो। महंगाई बढ़ी है, सही है? पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई खत्म करने का वादा किया था। महंगाई खत्म हुई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, वादा तोड़ा। जिसने वादा तोड़ा उससे नाता तोड़ोगे? तोड़ोगे? भाइयों बहनों, इससे कदम एक आगे जाना चाहता हूं। इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं,
मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री है और वो ये मानते हैं कि इस देश में जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो सबसे पहले वो ही खड़े थे। सारी बुद्धि उन्हीं को मिली हुई है, बाकी हम लोग सब खाली हैं। उन्होंने क्या कहा सुना? उन्होंने कहा, और वो पत्रकारों से ऐसे झगड़ा करते हुए बोलते हैं, उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले गरीब सूखी रोटी खाता था, अब गरीब दो दो सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। भाइयों बहनों, क्या गरीब के पेट के कारण महंगाई बढ़ी है? क्या गरीब को सब्जी खाने का अधिकार नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी ने लिख करके रखा है कि इस देश में गरीब सब्जी नहीं खाएगा? ये गरीब का अपमान है कि नहीं है? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? ये उनकी नीयत दिखाता है, नीयत दिखाता है। भाइयों बहनों, इस देश में आजकल माइक की आवाज बढ़ाना, माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाना। आप मुझे कहिए, इस देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और हम उनके अर्थशास्त्री होने के ज्ञान पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, न ही हम उनकी आलोचना करते हैं। इतना ही नहीं, इस देश के वित्त मंत्री भी काफी पढ़े लिखे हैं, हम उनके सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, आप इतने बड़े विद्वान लोगों की टोली, जब देश में इनकी पहली दूसरी और दूसरी सरकार बनी ना, तो उनकी ड्रीम टीम की बहुत बड़ी तारीफ होती थी, तारीफ, बहुत तारीफ हुई थी, कैसे कैसे दिग्गज लोगों की सरकार बनी है। इन दिग्गजों ने देश डुबो दिया कि नहीं डुबो दिया? डुबो दिया कि नहीं डुबो दिया? और आजकल कहते हैं कि मोदी से हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, हमसे पढ़ो या न पढ़ो, कम से कम नरसिम्हा राव से तो पढ़ लेते तो पता चलता देश कैसे चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी से पढ़ लेते, न नरसिम्हा राव देश के कोई अर्थशास्त्री माने जाते थे, न अटल बिहारी वाजपेयी कभी देश के अर्थशास्त्री माने जाते थे। लेकिन इन दोनों महापुरुषों को हिंदुस्तान के आम आदमी की समस्या का पता, कठिनाइयों को रास्ता कैसे खोजा जाए पता था। आपके किताबी ज्ञानों ने देश को बर्बाद करके रखा है और इसलिए अच्छा होगा कि देश आपसे न कुछ सीखे और न ही देश आपके कदमों पर चले। भाइयों बहनों, ये बड़े ज्ञानी लोगों ने क्या किया है? आप मेरी बात से सहमत हो तो हाँ कहना, नहीं है तो ना कहना ना दोस्तों। देश के सबसे बड़े विद्वान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है और वो ये कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 26 रुपये खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री की प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगर आप 26 रुपये से ज्यादा खर्च किया मतलब आप अमीर हो गए। आप सहमत हैं? जरा पूरी ताकत से बताइए, सहमत हैं? क्या 26 रुपये में एक दिन निकल सकता है?
क्या 26 रुपये में 2 कप चाय आती है? देखो, मुझे चाय वाले की चिंता स्वाभाविक ज्यादा रहती है। उनका नुकसान मैं सहन नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, 26 रुपये में 2 कप चाय आ सकती है। अरे प्रधानमंत्री जी और अर्थशास्त्र का दावा करने वाले वित्त मंत्री जी, धरती की सच्चाई तो ये कहती है कि 26 रुपये में 300 ग्राम प्याज नहीं आ सकती। 300 ग्राम प्याज। आप देश को गुमराह कर रहे हो। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये कैसे कैसे बयान देते हैं। उनको एक बार पूछा गया, वो बड़े बुद्धिमान मंत्री को, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या सरकार का काम है सब्जी बेचना, प्याज बेचना? ऐसे जवाब दिया था। और अभी आपके मुख्यमंत्री क्या कर रही थी? सब्जी बेच रही थी, मैं प्याज बेच रही थी। मैं चुनाव आया, मैं हैरान हूं। आचार संहिता होते हुए भी इलेक्शन कमीशन ने उनको क्यों मदद की, मुझे समझ नहीं आया। भाइयों बहनों, कोई कितनी ही मदद क्यों न करे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मान लिया है, केंद्र सरकार ने भी मान लिया है, दिल्ली प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है कि इनका जाना तय है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज दिल्ली में सबसे ज्यादा समस्या वाला कोई इलाका है तो कौन सा है? कौन सा है? आप ही का है ना? ये यमुना पार का है ना? मुझे बताइए, अगर दिल्ली को, जहां समस्याओं की जड़ें हैं, समस्याओं से गुजरते हुए लोग हैं, मुसीबतों से जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, अगर उनका अपना मुख्यमंत्री मिल जाए तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? मैं यमुना पार के भाइयों बहनों को विश्वास देना चाहता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। उन्होंने आपके साथ जीवन गुजारा है, वो दिन रात आपके बीच में रहे हैं, वो आपकी समस्याओं को भली भांति जानते हैं, और इसलिए आने वाले 5 साल में अगर किसी का बेड़ा पार होना है तो यमुना पार वालों का बेड़ा पार होने वाला है। भाइयों बहनों, यहां तो कांग्रेस को घुसने भी मत देना। आपकी पूरी तबाही बर्बादी का कारण, आपकी तबाही का कारण, आपकी बर्बादी का कारण, आपकी कठिनाइयों का कारण, भाइयों बहनों, इसका कारण है कांग्रेस पार्टी। कैसा झूठ बोलते हैं लोग, देखिए कैसा भ्रम फैलाते हैं। यहां पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि दिल्ली से भी गुजरात में बिजली महंगी है। ये झूठ चलाया जा रहा है ना, लगातार चलाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, गुजरात में 30 यूनिट तक बिजली सिर्फ 1.5 रुपये में दी जाती है। आपके यहां 30 वाले को भी 3 रुपया 90 पैसा देना पड़ता है। अब ये चलाते रहते हैं, पता नहीं मेरे बोलने के बाद भी चलाते रहेंगे। मैं और भी बताता हूं मित्रों, यहां पर 200 यूनिट से ऊपर बिजली का दाम है 5 रुपया 80 पैसा। गुजरात में दाम है 4 रुपया 57 पैसा, 57 पैसा। बताइए, सस्ती बिजली कौन देता है? सस्ती बिजली कौन देता है? आगे भाइयों बहनों,
कॉमर्शियल का पावर टैरिफ देख लीजिए। दिल्ली में कॉमर्शियल का पावर टैरिफ है 6 रुपया 40 पैसे से लेकर के 9 रुपया 27 पैसे। अगर एवरेज निकाले तो 8 रुपया 41 पैसा बनता है। गुजरात में भाइयों बहनों कॉमर्शियल का टैरिफ है 4 रुपया 92 पैसा, 4 रुपीज 92 पैसा। बताइए कितना फर्क है भाइयों बहनों। इंडस्ट्रियल पावर दिल्ली में है 7 रुपया 5 पैसा से लेकर के 8 रुपया 24 पैसे तक। एवरेज अगर गिन ले तो 7 रुपया 55 पैसा। भाइयों बहनों गुजरात में इंडस्ट्रियल टैरिफ है 6 रुपया 13 पैसा। और शीला जी, आपको किसान को तो बिजली देनी नहीं होती है, आपके पर किसान का बिजली का 1 नया पैसा का बोझ नहीं है। हम किसानों को इतनी कम दाम से बिजली देते हैं कि हमें 3000 करोड़ रुपया किसान को बिजली में सब्सिडी देनी होती है, जो बोझ दिल्ली की सरकार पर नहीं है। भाइयों बहनों, ये कई दिनों से ये लगातार झूठ चल रहा था और मोदी के मुंह से एक हाथ 55 के बजाय 56 बोल दूं, 55 के अगर 50 बोल दूं तो ये बहुत बड़ी 1000 लोगों की टीम कंप्यूटर पर बैठ जाती है। इतना रिसर्च करते हैं फिर निकालते हैं मोदी ने 55 बोला लेकिन वो तो 54.5 था। इन महाशयों को फुर्सत नहीं मिली कि कोई तो देख लेता कि गुजरात में बिजली का दाम क्या है। ये मैडम का झूठ चलता ही रहा और आज शायद मैं यहां ना आता तो वो और चलाती रहती। भाइयों बहनों, इन समस्याओं की जड़ कहां है? समस्या की जड़ है बैड गवर्नेंस। समस्या की जड़ है बैड गवर्नेंस। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं। वे मानते हैं कि 5 साल जो मिलते हैं वो वोट बैंक में इजाफा करने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे। कभी इसको रखो, इसको रखो, संभालो, वोट पालो, यही काम करते हैं। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद सुराज्य पर अगर ध्यान केंद्रित किया गया होता, सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया होता तो हमारे बाद आजाद हुए देश आज डेवलप कंट्री में न गिने जाते, हम भी डेवलप कंट्री में माने जाते। लेकिन भाइयों बहनों, इनका सुराज्य में विश्वास नहीं है, सुशासन में विश्वास नहीं है और कोई भी बात हो तो कहते हैं हमने एक्ट बनाया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का चलेगा। आने वाले दिनों में अगर गलती से भी हमारे सर पर पड़ी तो वो सांस लेने का एक्ट बनाएगी, हवा लेने का एक्ट बनाएगी, पानी पीने के अधिकार का एक्ट बना देगी, फुटपाथ पर चलने का अधिकार का एक्ट बना देगी। पता नहीं भाइयों बहनों, ये कैसे जनता को मूर्ख बना रहे हैं, कैसे जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर सुशासन हो, गुड गवर्नेंस पर बल दिया जाए, हमारे देश में वनडे क्रिकेट फेमस है ना, वनडे क्रिकेट फेमस है। गुजरात ने वनडे गवर्नेंस का नमूना दिया है, वनडे गवर्नेंस। मेरे दिल्ली वासियों, आप जानकर के खुश हो जाओगे कि कैसे काम किया जा सकता है। हमने 250 ऐसे सेंटर बनाए हैं, पूरी तरह ई गवर्नेंस से सजे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हैं, लड़के लगे काम कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या है, 80 प्रकार की समस्याएं हमने खोज करके निकाली है जो आम आदमी को बहुत एक जरूरत पड़ती है। सुबह वो ऑफिस जाते समय वहां लिफाफा छोड़ देता है, फी दे देता है, शाम को घर वापस जाता है
उसको उसका सर्टिफिकेट काम जो भी है उसको मिल जाता है, न उसका समय बर्बाद होता है। वन डे गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या ये दिल्ली महानगर में नहीं हो सकता है? जनता की सुनवाई नहीं हो सकती है? इनको सुशासन में भरोसा ही नहीं है। और इसके कारण भाइयों बहनों, ये कभी भी इन बातों को नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए यमुना पार को मदद तो मिली नहीं, लेकिन इनके पापों के कारण यमुना सिर्फ गंदी हुई ऐसा नहीं, इन्होंने यमुना को कलंकित भी कर दिया। कॉमनवेल्थ के घोटाले, ये कॉमनवेल्थ के घोटालों ने ये आपके यमुना पार जो पसीना बहा करके रहने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को कलंकित करने का पाप यही इसी धरती पर इन लोगों ने किया है। और अपने आप को आप देखिए, दुनिया में खेल एक ऐसा अवसर होता है कि सारी दुनिया में आप नाम कमा सकते हो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कोरिया के पास ओलंपिक गेम का अवसर आया। भाइयों बहनों, कोरिया को दुनिया जानती नहीं थी, उसकी शक्ति से परिचित नहीं थी। लोग कोरिया को ओलंपिक देने से झिझक रहे थे, लंबे अरसे तक डिबेट हुआ था। लेकिन जब कोरिया को ओलंपिक जैसा खेल होस्ट करने का मौका मिला, कोरिया ने उसका इतना ब्रांडिंग किया, आज दुनिया के अंदर कोरिया ने अपना डंडा जमा दिया। भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम एक अवसर था हिंदुस्तान की ताकत का ब्रांडिंग करने का। कॉमनवेल्थ गेम एक अवसर था दुनिया के अंदर दिल्ली की वाहवाही कराने का। पैसों की चोरी की वो तो छोड़ो, उन्होंने पूरे विश्व में दिल्ली को आगे बढ़ाने का मौका खो दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे अपराध करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, ये कुशासन की आदत वाले लोग। और भाइयों बहनों, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, अच्छे खासे मजबूत क्यों न दिखते हो, लेकिन एक बार अगर शरीर में डायबिटीज घुस जाता है ना, एक बार अगर डायबिटीज घुस जाता है तो शरीर अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है और फिर वो शरीर सभी बीमारियों का घर बन जाता है। जैसे शरीर में डायबिटीज घुसने से शरीर सभी बीमारियों का घर बन जाता है, वैसे ही बैड गवर्नेंस पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। सारी बीमारियों की जड़ उसी में पड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी सुशासन का वादा करती है, गुड गवर्नेंस का वादा करती है, और एक नेक दिल इंसान जिसको हम मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि 4 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करके आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक नारा बुलाऊं, बोलोगे? बोलेंगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप कहेंगे फिर जलपान, ठीक है? मतदान किए बिना जलपान नहीं करना है। और आपके परिवार में मां बहनों से मैं कहता हूं कि जब तक ये उंगली पर टीका लगा करके ना आए, सुबह चाय मत दो। मैं बोलूं नारा, पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद।